हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइला में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है इसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अर्थात आज हम लोग उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग देखेंगे। तो जो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्नेल में एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन भी होता है और एरियल मोड ऑफ रिस्पिरेशन भी होता है, यानी कि वह पानी के अंदर भी रिस्पायर कर लेता है और जमीन पर यानी कि स्थल भाग पर भी जो है वह आसानी से रिस्पायर कर लेता है। तो इसके लिए उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं रिस्पिरेशन के लिए, जो रिस्पिरेशन में उसको मदद करते हैं, तो उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो रिस्पिरेशन जो है वह यानी कि एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन भी करता है और एरियल मोड ऑफ रिस्पिरेशन भी करता है। तो एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन करने के लिए जब वो पानी में रहता है तो उसके लिए जो उसके पास ऑर्गन होता है वह होता है टिनेडियम। टिनेडियम को हम लोग जो है गिल्स भी कहते हैं, ये गिल्स भी इसको कहा जाता है। तो ये गिल्स हो गया। तो इसके एक्वेटिक रिस्पिरेशन करने के लिए इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है टिनेडियम अर्थात गिल्स। दूसरा, अगर वह एरियल में रिस्पिरेशन करता है अर्थात वह जमीन पर रहता है तो उस समय इसके लिए जो है सो रिस्पिरेशन करने के लिए इसके पास जो ऑर्गन होता है वह होता है पल्मोनरी सैक, यानी कि यह एक तरह से लंग्स का काम करता है, एक फेफड़े की तरह काम करता है। उसके बाद ये दोनों महत्वपूर्ण ऑर्गन हो गए, एक्वेटिक के लिए टिनेडियम और एरियल के लिए पल्मोनरी सैक। उसके बाद म्यूचुअल लोब्स पाया जाता है। तो ये जो म्यूचुअल लोब्स होता है ये एसेसरी ऑर्गन होता है, यानी कि यह हेल्प करता है, ये सहायक करता है, ये सहायता करता है। तो ये म्यूचुअल लोब्स जो होता है वह एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन में भी मदद करता है और एरियल मोड ऑफ रिस्पिरेशन में भी मदद करता है। अब हम लोग इस दोनों मोड ऑफ रिस्पिरेशन को हम लोग बारी बारी डायग्राम के साथ समझते हैं। तो अब हम लोग पाइला में जो एरियल रिस्पिरेशन होता है वह किस प्रकार से होता है उसको अब हम लोग यहाँ डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एरियल रिस्पिरेशन करने के लिए पाइला के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसको हम लोग पल्मोनरी सैक कहते हैं, और एक एसेसरी ऑर्गन होता है जो उसको हेल्प करता है जिसको हम लोग म्यूचुअल लोब्स कहते हैं। तो सबसे पहले पल्मोनरी जो सैक होता है उस पल्मोनरी सैक के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पल्मोनरी सैक जो होता है यह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेंटल वॉल से विकसित डेवलप करता है। यह पल्मोनरी चेंबर में लटका हुआ रहता है। पल्मोनरी सैक पल्मोनरी चेंबर में एक छिद्र के द्वारा खुलता है जिसे हम लोग पल्मोनरी अपर्चर कहते हैं। तो पल्मोनरी चेंबर जो होता है ये काफ़ी पिगमेंटेड होता है और इसका वॉल जो होता है बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और हाईली वेस्कुलर होता है, क्योंकि इसके अंदर अधिक से अधिक ब्लड को कलेक्ट करने के लिए जगह होता है। जैसा कि आप देखिए डायग्राम में, ये पल्मोनरी चेंबर है, ये पल्मोनरी चेंबर है। इस पल्मोनरी चेंबर के अंदर ये जो आप ओवल शेप में देख रहे हैं ये पल्मोनरी सैक है। पल्मोनरी चेंबर और पल्मोनरी सैक इस दोनों के बीच में एक छोटा सा छिद्र है, इससे हम लोग पल्मोनरी अपर्चर कहते हैं, है ना। इस छिद्र को क्या बोलेंगे? पल्मोनरी अपर्चर। दूसरा जो इसका एसेसरी ऑर्गन है जिसके हम लोग म्यूचुअल लोब्स कहते हैं। तो म्यूचुअल लोब्स जो होता है ये दोनों म्यूचुअल लोब्स हो गया। तो ये जो होता है हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होता है और यह हेड के दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। ये हेड हो गया और इसके दोनों तरफ ये जो है ये म्यूचुअल लोब्स हो गया, ये म्यूचुअल लोब्स हो गया। तो ये दोनों तरफ होता है। इसका काम क्या है कि जो मेंटल कैविटी में बाहर से पानी को अंदर तथा अंदर से पानी को बाहर जाने का एक रास्ता, एक चैनल प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पल्मोनरी सैक जो इसका एरियल मोड ऑफ रिस्पिरेशन के लिए एक लंग्स की तरह काम करता है और जो म्यूचुअल लोब्स होता है वह एसेसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। तो स्नेल जो है वह एरियल मोड रिस्पिरेशन कब करता है ना। तो जब स्नेल लैंड पर रहता है तो उस समय वह एरियल मोड ऑफ रिस्पिरेशन करता है, लेकिन यह पानी में रहते हुए भी एरियल मोड ऑफ रिस्पिरेशन यूज करता है। तो जब वाटर के वह सरफेस के पास रहता है, कभी कभी क्या होता है कि वाटर जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है तो उसका जो ऑस्ट्रेडियम है वह उसके पानी को अंदर नहीं आने देता है। तो वैसे कंडीशन में भी स्नेल को
एरियल रिस्पिरेशन ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बाहर निकल कर आता है कि पानी में रहते हुए स्नेल एरियल रिस्पिरेशन किस प्रकार से करता है और लैंड पर रहने पर यानी पानी से बाहर जब वो रहता है तब वह एरियल रिस्पिरेशन किस प्रकार से करता है। तो जब स्नेल पानी के अंदर रहता है तो उसे एरियल रिस्पिरेशन करने की जब जरूरत महसूस होती है तो वह किस प्रकार से एरियल रिस्पिरेशन करता है। यानी मैंने आपको बताया कि इसमें दो कंडीशन आएंगे कि जब स्नेल पानी में रहते हुए एरियल रिस्पिरेशन किस प्रकार करता है और जब वह लैंड पर रहता है तो वह किस प्रकार से एरियल रिस्पिरेशन करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज समझ लें कि वह पानी में रहते हुए एरियल रिस्पिरेशन किस प्रकार से करता है। तो जब वह पानी में रहता है और उसे एरियल रिस्पिरेशन करने की जरूरत महसूस होती है तब वह सबसे पहले वह पानी की सतह पर चला आता है और या वह जिस जलाशय में मौजूद रहता है उस जलाशय के किनारे पर चला जाता है। उसके बाद वह अपने शरीर को थोड़ा टिल्ट करता है, थोड़ा टेढ़ा करता है, जिससे क्या हो कि उसका जो लेफ्ट न्यूट्रल लोब है वह ऊपर की तरफ आ जाए। और उसके बाद वह लेफ्ट, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये पानी है और इस पानी में जो है ये स्नेल है, तो ये जो है सो अपने शरीर को थोड़ा टेढ़ा कर लिया, टिल्ट कर लिया, जिससे इसका जो है सो लेफ्ट न्यूट्रल लोब, ये लेफ्ट न्यूट्रल लोब है जो क्या हो गया कि पानी से बाहर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। उसके बाद जो लेफ्ट न्यूट्रल लोब होता है उसमें से एक ट्यूब लाइक प्रोजेक्ट बाहर निकलता है, पानी से बाहर निकलता है, जिसे हम लोग साइफोन कहा जाता है, जिसे साइफोन कहते हैं। और इसी साइफोन के द्वारा यहाँ पर आप देखिए ये आपको साइफोन दिखाई दे रहा है, ये जो है सो न्यूट्रल लोब है जहाँ से एक ट्यूब लाइक प्रोजेक्ट बाहर निकला, इसको हम लोग साइफोन बोलेंगे। और इस साइफोन के द्वारा क्या होगा कि अंदर जो है वह एयर जो है अंदर आता है और इसी साइफोन के द्वारा एयर बाहर भी जाता है। तो इसके लिए स्नेल जो है सो क्या करता है कि इसके अंदर इसके द्वारा अंदर एयर जो है वह अंदर और बाहर कंटिन्यू बना रहे, इसके लिए ये जो पल्मोनरी सेक होता है इस पल्मोनरी सेक को लगातार वह फैलाता और सिकोड़ता रहता है ना। कभी कभी क्या होता है कि वाटर के सरफेस पर वाटर का सरफेस जो होता है वह पूरी तरह से साफ होता है, यानी कि उस पर किसी तरह का वीड्स वगैरह खरपतवार या कोई किसी तरह का वेस्टेज अगर नहीं रहता है तो वैसे कंडीशन में ये साइफोन को जो है वह थोड़ा और ज्यादा जो है सो बड़ा कर लेता है, फैला लेता है, यानी कि जस्ट लाइक एज ए फनेल की तरह वह फैला लेता है। इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक एयर जो है वह इसके अंदर पहुंच जाता है और इससे जो है सो स्नेल को काफी जो है सो रिस्पिरेशन करने में काफी कंफर्टेबल महसूस होता है और वह एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। अब दूसरा कंडीशन ये आता है कि यदि स्नेल जो है वह लैंड पर रहता है तो उस कंडीशन में वह एरियल रिस्पिरेशन किस प्रकार से करता है। तो उसको जो न्यूट्रल लोब्स है उसमें साइफन को प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी बिना साइफन को प्रोजेक्ट किए हुए वह आसानी से एरियल रिस्पिरेशन कर सकता है। साइफन को प्रोजेक्ट कब करता है? जब वह पानी में वाटर में रहते हुए एरियल रिस्पिरेशन करने की जरूरत महसूस होती है। तो अब हम लोग पहला जो एरियल रिस्पिरेशन करता है तो अब इसके हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं कि इसमें जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब यह पानी के अंदर रहता है तो ये साइफन को प्रोजेक्ट करता है, अगर लैंड पर रहता है तो उसको साइफन को प्रोजेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस साइफन के द्वारा जो लेफ्ट न्यूट्रल लोब है इसके द्वारा ये एयर जो है बाहर का फ्रेश एयर जिसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है वह इसके अंदर पहुंचता है। ये पहुंचता है कहाँ? पल्मोनरी चेंबर में। साइफन से पहले एयर कहाँ आएगा? पल्मोनरी चेंबर में। फिर पल्मोनरी चेंबर से एक पल्मोनरी एपर्चर यहाँ पर है, इस एपर्चर के द्वारा एयर पल्मोनरी सेक के अंदर आएगा। साइफन से आया पल्मोनरी चेंबर में और पल्मोनरी चेंबर से आया कहाँ पर? पल्मोनरी सेक में। पल्मोनरी सेक में जब आने पर क्या होगा कि यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, क्योंकि पल्मोनरी सेक जो होता है हायर वेस्कुलर होता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में ब्लड को कलेक्ट करने का जगह होता है।
तो यहाँ पर ये पल्मोनरी सेक के अंदर एयर जब आ जाता है तो यहाँ पर डिफ्यूजन होता है, अर्थात गैस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसको ब्लड के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है और ब्लड के अंदर जो CO2 होता है उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो स्नेल जो है वैसे दोनों मोड में वह अल्टरनेटली रिस्पिरेशन करते रहता है, लेकिन उस मोड को ज़्यादा प्रीफर करेगा जो उसके कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा अनुकूल होगा। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जब स्नेल एस्टिवेशन में चला जाता है यानी कि समर स्लीप में, तो जब समर स्लीप में चला जाता है तो उस समय वह रेस्पिरेशन कैसे करता है, क्योंकि उस समय तो वह अपने पूरे शरीर को कंप्लीटली सेल के अंदर यानी कवच के अंदर बंद कर लेता है और जो अपर्चर होता है वह भी जो है सो ऑपरकुलम के द्वारा टाइटली क्लोज कर दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब वह एस्टिवेशन में रहता है तो उस वैसे एस्टिवेशन में जाने से पहले स्नेल क्या करता है कि अपने पल्मोनरी सेक के अंदर एयर को भर लेता है और एयर को भर लेता है और पल्मोनरी सेक के अंदर जो एयर भरा हुआ रहता है उसी एयर को वह रिस्पिरेशन के में यूज करते रहता है। वैसे भी जब वह एस्टिवेशन में रहता है तो एस्टिवेशन के दरमियान उसकी जो एक्टिविटी होती है वह बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण से क्या है कि वह उसे जो है बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है।